दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मानसी द्विवेदी, जो साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। लेकिन आज हम एक बार फिर से बहुत सारी चीज़ें जो उनसे कई बार पूछी गई होंगी वो आज हम फिर से पूछेंगे डॉक्टर मानसी द्विवेदी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत आभार। कैसे शुरू हुआ था ये सफ़र लिखने का पहले या कविताओं का? शैलेंद्र जी, मैं कक्षा 9 की छात्रा थी और मेरे घर का जो परिवेश था वो पिताजी शिक्षा विभाग में थे, बड़े भैया पीसीएस ऑफिसर हैं, छोटा भाई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फार्मेसी कॉलेज में, एक बीबीडी यूनिवर्सिटी में। तो उन लोगों का जो हिंदी के प्रति लगाव था वो बहुत अच्छा था। और बाबूजी कविताएं लिखते थे बहुत अच्छे से और कवि सम्मेलन बहुत सारे आयोजित करवाते थे। बड़े भैया भी लिखते थे पर किसी की किताबें पब्लिश नहीं हुई थी घर में। पर लेखन सबका बहुत अच्छा था। तो मैं कवि सम्मेलन में उनके साथ सुनने के लिए जाती थी तो मैं कहती थी कि इसमें ये लोग जो पढ़ते हैं वो कहीं और क्यों नहीं मिलता। तो बाबूजी कहते थे कि ये चूंकि स्वयं लिखते हैं तो वो कहीं और नहीं मिल सकता, इसीलिए तो कवि सम्मेलन होता है कि वो लोग खुद ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। तो वहाँ से एक इच्छा जागी कि हम भी कुछ करें। हम क्यों नहीं लिख सकते, ये कुछ अद्भुत प्राणी तो है नहीं, हम भी कोशिश करते हैं। तो एक कविता लिखी कि भय मुझे है रह न जाऊं नाम की छोटी परिधि में, हाय विधि का श्राप होगा जिंदगी भर की अवधि में, है तराशे स्वप्न जो साकारता की भव्य निधि में, बह न जाए स्वप्न हर एक असुविधा की इस उदधि में। मैं किस समय की बात है, कब लिखा था? ये मैं 9th में पढ़ती थी, उस समय की बात है, कक्षा 9 में। तो भारी भरकम थी। हाँ वो भारी भरकम इसलिए थी कि कवि सम्मेलन सुन के आते थे। उसमें बस ये होता था कि उस समय बुद्धिनाथ मिश्र जी, सोम ठाकुर जी, वो लोग आके मेरे घर पे रुकते थे। तो आदरणीय आद्या प्रसाद मिश्र, उन्मत्त जी, जगदीश पीयूष जी, ये लोग आके रुकते थे। तो फिर इनसे जो वार्तालाप घर में जो बाबूजी का होता था तो देखती थी मैं कि शब्दों का बहुत सही चयन होता है। तो मुझे लगा कि मेरी भी कविता शब्दों के उससे मात ना खाए। तो बाबूजी ने सुना तो उन्होंने बड़ा सराहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी कोशिश अच्छी है। तो वहाँ से थोड़ा सा कविता लिखने का एक उत्साह आया कि हाँ ठीक है मैं लिख सकती हूँ। और पहली बार मैं 11th में थी तब मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया। राजा भैया ने जिला जेल प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम करवाया था, बहुत भव्य स्तर का कवि सम्मेलन, बहुत बड़े स्तर का। और मैंने उसमें उनके मुंह से रश्मि रथी सुना। अद्भुत वाचन रश्मि रथी का उनका था। वो तो आप इस समय आशुतोष राणा जी और बहुत सारे लोगों का सुनते होंगे, लेकिन मतलब 20 साल पहले मैंने जो उनके मुंह से वो अद्भुत वाचन सुना था वो वाकई बहुत कमाल था। राजा भैया के? हाँ बिल्कुल। ये पहली बार पता चला वो कविताएं भी करते हैं। हाँ, उनको रश्मि रथी बहुत अच्छे से कंठस्थ है। आद्या प्रसाद उन्मत्त जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि राजा सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया। तो मतलब वहाँ से फिर और वो आया कि इतना रश्मि रथी पहले कभी पढ़ा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। वो सिलेबस में था, लेकिन सिलेबस की चीज़ें उतना बहुत बच्चे केंद्रित नहीं रहते जब तक कि उन्हें कहीं और से उसके बारे में पता न चले। तब जब रश्मि रथी के बारे में पता लगा कि इतना अद्भुत है रश्मि रथी, तो रश्मि रथी पढ़ा, रश्मि रथी से एक लगाव हुआ। रश्मि रथी का तीसरा सर्ग उस टाइम से फिर मुझे भी याद हो गया। तो 11th में? हाँ। तो फिर हाई स्कूल इंटर में ऐसे ही नॉर्मली कभी कभी मंच पर जाते रहे। यूनिवर्सिटी का जो भी कार्यक्रम होता था कुछ थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन लेखन कभी थमा नहीं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मेरी पहली किताब आ गई। क्या नाम था? जिसका नाम था एक अंजुरी धूप। एक अंजुरी धूप। हाँ, उस पूरी किताब का श्रेय आदरणीय जगदीश पीयूष जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने बाबूजी से कहा कि नहीं बच्ची बहुत अच्छा लिख रही है, मैं पब्लिश करवाऊंगा। उन्होंने पब्लिश, उसमें कविताएं थी? उसमें सारी कविताएं थी। ये बात और है कि उसमें टूटी फूटी कविताएं थी, कविताओं में वो प्रवाह नहीं था।
वो स्थिरता नहीं थी, वो जो एक बहुत ठोस लेखन होता है वो नहीं था, लेकिन मेरे मन के जो भाव थे उनका एक संकलन था। तो मैं बहुत खुश थी उस कृति को लेकर। अच्छा। बहुत अच्छा था। तो जब वो पब्लिश हुआ तो मैं अपने घर की पहली कवि थी जिसकी किताब पब्लिश होके आई। बाकी बाबूजी भी लिखते थे, भैया भी लिखते थे, लेकिन प्रकाशन किसी का नहीं हुआ था। अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो अब चुकी? तक 5 हो चुकी हैं मेरी। अच्छा, कुछ बताइए उनके बारे में। एक तो दरख्ती दीवार है, जिस पर अभी मुझे डॉक्टर रांगे राघव सम्मान मिला है। बाकी एक किताब अभी बस पब्लिश होके आ रही है, बहुत जल्दी आपके हाथों में दूंगी। और 2 किताबें मेरी शैक्षिक हैं। अच्छा। शिक्षा मनोविज्ञान पर है, सांख्यिकी पर है। वो पीजी वालों के लिए हैं जो बीएड और एमएड कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने बीएड किया, एमएड किया और एमए किया, फिर एजुकेशन में ही पीजी किया, पीएचडी किया। तो ये वाला जो फील्ड था वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि हमें लगा कि इस पर कुछ किताबें लिखनी चाहिए। ये जो किताबें हैं इनमें सब में कविताएं हैं या कहानियां, दूसरा भी कुछ? नहीं, 3 किताबें तो कविताओं की हैं और 2 जो हैं वो शैक्षिक हैं, वो स्कूलों में पाठ्यक्रम के अनुसार। आपने मनोविज्ञान का जिक्र किया जी, क्या लगाव है मनोविज्ञान से? कहीं कुछ रहा होगा तब? मनोविज्ञान तो बेसिकली बस यूं कहिए कि जो कवि है, जो कविता लिखता है, वो मनोविज्ञान समझता बहुत अच्छे से है। अच्छा, कैसे? कई बार होता है कि हम पर पीड़ा को 100 पीड़ा में परिवर्तित कर ले जाते हैं। हम अगर पर पीड़ा को समझ नहीं सकते तो हम किसानों पर नहीं लिख सकते, हम सीता पर नहीं लिख सकते क्योंकि सीता तो उस युग में थी। हम अहिल्या पर नहीं लिख सकते, हम राधा पर नहीं लिख सकते, हम राम की उस विवशता पर नहीं लिख सकते, उस त्याग पर नहीं लिख सकते। जब हम पर पीड़ा को महसूस करते हैं, हम उसे जीते हैं और ये मानकर जीते हैं कि ये हमारी अपनी निजी पीड़ा है, तब हम अच्छा लिख लेते हैं। तो कवि जो है वो मनोविज्ञान तो बहुत अच्छे से समझता है। अच्छा। और कुछ भले उसका पक्ष कमजोर हो लेकिन मनोविज्ञान बहुत अच्छे से समझता है वो। तो जो रेगुलर मंचन है कविताओं का वो कब से शुरू हुआ? रेगुलर मंचन तो मेरा 16-17 से शुरू हुआ, 16 से शुरू हुआ यूँ कहिए। अच्छा। और 16 से शुरू हुआ तो फिर शुरू हुआ। मैं अयोध्या से लखनऊ आई। हालांकि लखनऊ में एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि लखनऊ में कवियों की संख्या बहुतायत है। मुझे लगता है वो शायद और किसी प्रदेश में या किसी जिले में नहीं होगी जो लखनऊ में है। तो यहाँ पर पैर जमाना बहुत मुश्किल काम। इसकी वजह क्या, राजधानी होने के नाते या कोई और वजह? नहीं, लोग बाहर से भी रह रहे हैं, जैसे मैं अयोध्या से आके रह रही हूँ, ये भी एक कारण है। फिर नवाबों का शहर है, एक शेरो शायरी के प्रति लगाव है, बहुत अच्छे लेखन वाले भी हैं, राम प्रकाश बेखुद सर हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। संजय मिश्र जी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी उर्दू के बहुत प्रकांड विद्वान हैं। उदय प्रताप दादा हैं, मतलब ये लोग, मुनव्वर राणा जी भी हैं। वो कोई कहीं से थोड़ा सा विवाद में आ जाए तो वो पक्ष हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। हमें तो उनसे कुछ सीखना है। हम जरूरी है कि हम कुछ गलतियां ही सीखें, हम अच्छाइयाँ सीखें। तो कई बहुत मूर्धन्य यहाँ रचनाकार हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके साथ 10 मिनट बैठने को मिले, वही अपने आप में एक विश्वविद्यालय के समान है वो। हाँ, वो उतनी देर में कई सारे विषयों का, कई सारे वर्षों का ज्ञान दे जाते हैं। तो लेकिन नए भी जो रचनाकार हैं, कुछ बहुत मठाधीश भी हैं, जिसमें मतलब राजनैतिक चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको ये बात बहुत बुरी लगी कि कोई अयोध्या से आके यहाँ कैसे पैर जमा सकता है। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के सीने पर कोई और आ जाए, तो ये गलत बात है। लेकिन फिलहाल आप लोगों के स्नेह ने, आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे मतलब मुझ जैसी नई कलम को बहुत सराहा और बहुत स्थान दिया। तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला कि लोगों का जो अपनापन था, बस मेरे लिए वही बहुत काफ़ी था और उसी ने मुझे बहुत ऊंचाइयां दी। तो राजनीति मेरा कुछ कर नहीं पाई
और हमें वैसे भी अपनी सुनने की थोड़ी सी आदत है। हम बहुत चाटुकारिता कर नहीं पाते, हमें अपनी शर्तों पे ज़िंदगी गुजारने की आदत है कि मन हुआ तो हम सब कुछ दान कर सकते हैं, मन नहीं हुआ तो कोई नाखून भी नहीं कटवा सकता ज़बरदस्ती। तो आप अयोध्या से आई, जी। अयोध्या राम की नगरी है, वहाँ सीता का विमर्श भी बहुत होता रहा है कवियों में, अलग अलग रूपों में। रामायण में उनका अलग चित्रण हुआ, रामचरितमानस में अलग हुआ। एक कवि की नज़र से आपने भी तमाम कविताएं लिखी हैं, हमने यूट्यूब पे भी सुना है। वो आप किस नज़र से, जिस नज़र से आप देखती हैं उनको, वो थोड़ा बताइए। एक तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। हम अपनी धारणा के अनुसार, हम अपनी मनोभावना के अनुसार चीज़ें देख लेते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि सीता पर कुछ ऐसी विपत्तियां आई, कुछ ऐसी चीज़ें आई जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, वो उम्र नहीं थी, वो अवस्था नहीं थी, और वो उनका परिवेश भी नहीं था जो उन्होंने झेला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने सीता की व्यथा पर बहुत काम किया, बहुत लिखा कि सीता जी पर एक गीत लिखा कि लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु, जब दुख में जीवन गल गया आए तो क्या आए प्रभु, और तुम ही कहो श्री राम अब वापस भला क्यों जाऊंगी, जलती जहां हो प्रेम प्रतिमाएं भला रह पाऊंगी, कोई नहीं आता गुहारी चीखती अबला रहे, उस पर उधर सुख धाम में बजता मृदंग तबला रहे, और बारहा झांका झरोखा तुम न दिखलाए प्रभु, अब दुख में जीवन गल गया आए तो क्या आए प्रभु। तो इस तरह लिखा। लेकिन भगवान राम का जो त्याग है वो भी एक बहुत मजबूत पक्ष है, हम उसको कहीं से कमजोर नहीं कह सकते। लेकिन जब सीता विमर्श आता है, खास तौर पे उनके पक्ष को लेके, तो तमाम सारे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि आप धर्म पे बात कर रहे हो या सीता के विरोध में कर रहे हो। कुछ इन कविताओं को लेके विरोध भी हुआ। हाँ, बहुत बहुत विरोध हुआ। लेकिन नारी विमर्श एक अलग विषय है। नारी विमर्श एक अलग विषय है। हम नारी विमर्श की बात करते हैं, उसमें भगवान राम के हम विरोधी कतई नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि भगवान राम की विरोधी मैं नहीं हूँ, लेकिन उसमें सही बात है कि मैं सीता जितनी पक्षधर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नारी हूँ। मैं सीता का पक्ष लेना बहुत मतलब तय है और तय रहेगा। तो एक बात और है कि भाई सीता अपने पति से पत्नी होने के नाते शिकायत कर सकती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। सीता अगर कह रही है कि लेने मुझे वापस अयोध्या क्यों चले आए प्रभु, अब दुख में जीवन गल गया आए तो क्या आए प्रभु। भाई इतने दिन का वनवास, सीता को तो वनवास हुआ नहीं था, उसके बाद वो भगवान राम के साथ गई। क्यों गई? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम को समझती थी, और वो राजा जनक की बेटी थी, राजा की बेटी थी, राजा की पुत्रवधू थी, राजा की पत्नी थी, राजा की भाभी थी। चार राजा मायका ससुराल में मिलाकर उसके बाद सीता की वो दशा कि जो बदन फूल पर चलने का आदी था, वो पैर, वो शरीर, वो कांटों पर रहा। तो ये भी एक भाग्य की विडंबना थी उसमें। मैं सिर्फ नारी विमर्श की बात करती हूँ, मैं भगवान राम को कहीं कटघरे में ना खड़ा कर सकती हूँ, ना ही मैं खड़ा करने की स्थिति में हूँ, ना खड़ा करना चाहूँगी। वो मेरे ईश हैं, और भगवान राम तो वैश्विक स्तर पर हिंदुओं के आराध्य हैं। अयोध्या की पहचान, हिंदुओं के उगते हुए सूर्य हैं। भगवान राम हैं तभी हिंदू हैं, और हिंदुत्व सुरक्षित है। और अभी तो वर्तमान सरकार को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने अयोध्या को अयोध्या बना दिया, अयोध्या को खोई हुई पहचान लौटा दी। हम सारे लोग इतने खुशी से दीपोत्सव मनाते हैं। अब अयोध्या का हर उत्सव बहुत अच्छा लगता है। पहले अयोध्या एकदम शोक में डूबी हुई लगती थी, लगता ही नहीं था कि हम अयोध्या में हैं। हम वृंदावन मथुरा जाते थे तो हमें अफसोस होता था कि हमारी अयोध्या इतनी जागृत क्यों नहीं है, अयोध्या के लिए कुछ क्यों नहीं होता। लेकिन वर्तमान सरकार को ये बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जो नई पहल की कि अयोध्या का वो वैभव लौटा दिया। इसके लिए हम सब उनके बहुत ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। 2016 से और आज आप जो मंच है कविताओं का और आपकी जो प्रोग्रेस रही है उसको कैसे देखती हैं?
प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही और हमने वो मंच अटेंड किए जो वो मंच हमें मिले, उन लोगों के साथ पढ़े, राहत इंदौरी जी, वसीम बरेलवी जी, अंजुम रहबर थी, वो उर्दू के बहुत अच्छे हस्ताक्षर, तो हिंदी के भी बहुत अच्छे हस्ताक्षर, कुमार विश्वास जी, जो बुद्धिनाथ मिश्रा जी, सोम ठाकुर जी, इन सब के साथ मैंने कविताएं पढ़ी। अभी जो जिनकी मृत्यु हो गई, राजन दादा, ये सब, कुंवर बेचैन जी, इन सब के साथ कविताएं पढ़ी, तो वो जीवन का बहुत अद्भुत क्षण था कि हमें वो बहुत कम उम्र में मिला जिसमें लोग बाल पकने की प्रतीक्षा करते हैं कि उम्र के एक पड़ाव पर चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, हमें बहुत पहले चीज़ें मिल गई। तो ये मेरा सौभाग्य था कि हाँ, मैंने मेहनत भी बहुत की। नौकरी के साथ, परिवार के साथ चीज़ों में सामंजस्य बनाना एक स्त्री के लिए मतलब बहुत मुश्किल होता है। पता लगता था कि 2 दिन की छुट्टी मिल रही है तो मैं उसी 2 दिन में फिर कवि सम्मेलन लेती थी कि कार्यक्रम करके और लौटना भी है। फिर पता लगा कि कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बेटे का एग्जाम है, वो पहले करना, तो पहले बेटे का एग्जाम है तो हमें कार्यक्रम छोड़ना पड़ता था। तो तमाम सारे उतार चढ़ाव के बीच जो हमारी यात्रा रही, हम उससे बहुत संतुष्ट रहे। हाँ, ये रहा कि जब कोविड आया तब जो एक अलग सी मना स्थिति हुई, उससे उबरना लग रहा था कि मुश्किल हो जाएगा, पर आदत फिर धीरे धीरे पड़ने लगी, क्योंकि जो आदमी हर महीने में 15-12 यात्राएं करता हो, वो अचानक से घर में बिठा दिया जाए, तो वो अपने आप में किसी सजा से कम नहीं थी। तो कहाँ किन किन शहरों में जो कवि सम्मेलन हुए वहाँ आपने कविताएं सुनाई, और कौन से शहर सबसे अच्छा लगा? कविताएं सुनने का जो सुरूर है वो बड़े शहरों में तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन कई बहुत छोटे शहर हैं जिनमें बहुत अच्छे से सुना जाता है। मतलब भोर के 5 बजे तक भाई लोग कविताएं सुनते हैं, जैसे टांडा हुआ, और मैंने मध्य प्रदेश के 1-2 शहर देखे, छिंदवाड़ा और गुना हुआ, गुना जो कि अंजुम रहबर जी का शहर भी है। तो वहाँ सब कविताओं का सुनने का जो एक मतलब हाँ, जो क्रेज है, जो साहित्य प्रेमी है, वो चाहे जितनी भयंकर सर्द हो, चाहे जितनी भयंकर ठंडी हो, वो पूरी रात बैठे रहेंगे और वो बिना पूरे कवियों को सुने नहीं जाएंगे, नहीं जाते। हाँ, वो कई जगह मैंने देखा, बाराबंकी में भी, हालांकि सब साहित्य की खेती के लिए ये सब जिले जाने जाते हैं, बहुत सारे कवि बाराबंकी जनपद ने भी दिए, तो यहाँ भी जो महादेवा महोत्सव वगैरह होता है, मैं देखती हूँ कि सारे कवियों को लोग बिना सुने नहीं जाते हैं, और सुनने का जो सुरूर है वो बहुत गजब का सुरूर है, बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद क्या बदलाव हुआ? क्योंकि एक तो कोरोना काल में जब आप बाहर नहीं निकल सकते थे, उस दौरान यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म से कविताएं कवियों की लोगों ने सुनी, और एक नया प्लेटफॉर्म मिला, तो क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि जो नई कलम थी उसने भी अपने आप को लॉन्च करना खुद से शुरू कर दिया, सीख लिया था। और बहुत नए नए बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत नई लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं। और मंचों पर क्या है, मंचों पर 2 चीजें हैं, एक तो श्रोता आते हैं, दूसरे दर्शक आते हैं। तो उसमें दर्शक में कई बार जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं लड़की हूं तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर सोचते हैं, पलड़ा भारी हो जाता है, फिर सोचते हैं कि हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। भाई ये बात कहने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कई बार होता है कि किसी को कुछ भी नहीं आता, फिर भी उसे कवि सम्मेलन में बुला लिया जाता है, आयोजकों की डिमांड होती है। हाँ, तो उसमें दर्शक उन्हें देख के चले जाते हैं, कविता से कोई मतलब नहीं होता। और इसीलिए एक दुखद बात यह है कि बीच में एक दौर ये भी आया कि साहित्य और मंच दोनों अलग होने लगे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। साहित्य, अगर आप बहुत अच्छा सा साहित्य परोसेंगे तो आपको कोई सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने सामने वाले की जो मनोदशा थी वो हमने कुछ ऐसे डेवलप कर दी थी कि हम आता के बाद जाता पढ़ेंगे और आप सुन के चले जाएंगे ताली बजा के। 4-5 कवि तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब उन 5 में किसी एक को बुला लीजिए, चुटकुले वही रहेंगे, सीक्वेंस बदला रहेगा, बस चुटकुलों का क्रम बदल जाएगा कि भाई साहब ने ये वाला पहले पढ़ा तो उन्होंने लास्ट में वो पढ़ा। तो वो 4-5 कवि हैं जो सेम चुटकुला पढ़ते हैं, वही वाला पढ़ते हैं।
तो लेकिन जो नए बच्चे थे, जब उन्होंने कोविड के दौरान जब वो फेसबुक से किसी पेज से लाइव हुए और लोगों ने उन्हें सुना, तो लोगों ने उनकी तारीफ की और वो बच्चे वहीं पर खड़े हो गए बिना किसी मठाधीश का चक्कर लगाए हुए, बिना किसी की आवभगत किए हुए, बिना कहीं चाटुकारिता में फंसे हुए। तो सोशल मीडिया वो है जिसने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, नई ऊर्जा दी कि नहीं तुम कुछ हो। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारे उस्ताद कहेंगे कि नहीं बेटा बहुत अच्छे हो और तुम उन्हें दादा कह के जब तक 4 बार दंडवत नहीं करोगे तब तक तुम कविता नहीं पढ़ पाओगे। तो उन चीज़ों से सोशल मीडिया ने उन्हें बरी किया। तो इसलिए मतलब कोविड का आना भी कहीं ना कहीं, सो कहते हैं ना कि कई बार होता है कि मुश्किलें भी आती हैं तो कुछ दे के जाती हैं। नई राह दिखा गया। हाँ, नई राह दिखा गया, बिल्कुल। अच्छा, मंचों पे जब हम लोग कविताएं सुनते हैं कई बार बड़ी नोकझोंक होती रहती है। मैं कभी यूट्यूब पे देखता हूँ, कभी सम्मेलन और वो, तो ये भी जैसे रियलिटी शोज होते थे तो उसमें लोग कहते थे ये स्क्रिप्टेड है, तो वहाँ भी स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? अब कुछ लोगों का स्क्रिप्टेड होता होगा, हम लोगों का तो खैर अचानक वाला हो जाता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता। वो हम अपने अनुसार जवाब कुछ देने की कोशिश करते हैं। स्क्रिप्टेड तो उनका है, बहुत सारे लोगों का स्क्रिप्टेड भी होता है क्योंकि उन्होंने वो जो 1-2 मुक्तक याद किए होते हैं कि जवाब में क्या बोलना है वो वही बोलते हैं। वो सीक्वेंस बना लेते हैं। हाँ, वो सीक्वेंस बना लेते हैं। अच्छा, हम लोगों के साथ है कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। हाँ, कई बार इरिटेशन जरूर होता है क्योंकि टिप्पणी की तरह हो तो अच्छा लगता है। आप सीमा रेखा जब भी क्रॉस करेंगे तो वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हमारी अपनी सीमाएं हैं, आपकी अपनी सीमाएं हैं, सीमा एक तय होनी चाहिए। और जब आप लकीर को थोड़ा सा भी क्रॉस करने की कोशिश करते हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। कई कवि हैं जो बहक जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं भाई हम बहुत पुराने हो गए हैं, हम बहुत बुद्धिमान हो गए। अब आप बताइए, दाढ़ी पकने से मेधा का क्या संबंध है? कोई नहीं। आपके बाल पक गए तो आप बहुत बुद्धिमान हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो कई बार होता है कि लोगों को थोड़ा सा, लेकिन कई बूढ़े, कई बहुत बुजुर्ग, कई बहुत सीनियर कवि हैं जिनको हरिओम पवार दादा वगैरह को आप कभी भी कहीं आउट ऑफ वे नहीं देखेंगे। जितनी अच्छी कविताएं हैं उतने ही अच्छे संस्कार हैं, उतना ही अच्छा समर्पण है। मैंने तो देखा कि 1-2 कवि हैं जिनका मतलब मैं वाकई बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वो कुमार विश्वास जी ने कोविड के टाइम पता नहीं कितने लोगों की मदद की, फ़ोन कर करके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है, डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, इनको दिखाना है कि नहीं। फ़ोन पे आप फोटो भेजिए, वो 4 डॉक्टर का नंबर भेज देते थे, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, मेडिसिन वो घर भिजवाते थे। हरिओम पवार दादा भी वो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया कि सबके लिए बहुत कई लोगों के लिए, कई कवियों के लिए मैंने सुना है, उन्होंने बहुत मदद की। तो इतना बड़ा कलेजा बहुत कम लोगों का होता है भाई। लोग कहते हैं कि उन्होंने कमा के रख लिया, लेकिन नहीं, जिन लोगों ने कमाया वो लोगों के लिए किया, सेवा भाव में लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। आपके कुछ और भी शौक हैं, हॉबीज़ हैं लिखने और इनके अलावा? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक है, लेकिन मैं रोज़ खाना नहीं बना सकती। अच्छा। जब बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। तो अवधी? हाँ, अवधी खाना, अवधी खाना मतलब देसी। हाँ, वो खाना मैं बना लेती हूँ, ठीक ठाक बना लेती हूँ। गांव की हूँ तो गांव के बच्चे वैसे भी 24 खाने की रिंच होते हैं, उनको कहीं भी लगा दीजिए तो वो रोटी तवे उस पर चूल्हे पर भी बना लेंगे और गैस पे भी बना लेंगे। तो वो सारा कुछ। और बाकी मुझे मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं जाना है तो ड्राइविंग मैं खुद ही करती हूँ, गाड़ी में खुद ही चलाती हूँ। अच्छा। ड्राइवर कम ही लेके जाती हूँ, लॉन्ग ड्राइव हो तो भले वो जाएं कि ठीक है। और मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। अच्छा। बेटे के साथ फुटबॉल खेल लेती हूँ तो उसको कंपनी देने के लिए। तो ये कुछ थोड़े से शौक हैं। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, खास करके प्रकृति से बहुत प्रेम है। मेरे अब जैसे आप फ्लैट कल्चर देख रहे हैं, वहाँ पे कोई ज़मीन तो है नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ गमले में आपको मोस्टली सब्जियाँ मिल जाएंगी। अच्छा। हरी मिर्च, जरांकुश और नींबू, मीठी नीम, गार्डनिंग का शौक है। हाँ, बैगन और टमाटर, मतलब ये सब मोस्टली आपको सब उसमें मिल जाएगा।
गमले में। कुछ नया लिखा है जो अभी आने वाला है? हाँ, उसमें बहुत सारी नई कविताएं हैं, नए गीत हैं, कई सारे नए गीत हैं, नए मुक्तक भी हैं। और अभी एक लिखा कि मैं ऐसे पढ़ देती हूँ, गा के नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, कि सहज विश्वास में हमने बड़े दुख द्वंद पाए हैं। सहज विश्वास में हमने बड़े दुख द्वंद पाए हैं, ये अनुभव हैं, समझना मत कि केवल छंद गाए हैं। ये अनुभव हैं, समझना मत कि केवल छंद गाए हैं। और जिन्हें आरोप तय करने की इतनी शीघ्रता है वो, जिन्हें आरोप तय करने की इतनी शीघ्रता है वो, तनिक समझें कि पतझड़ बाद ही मकरंद आए हैं। तनिक समझें कि पतझड़ बाद ही मकरंद आए हैं। और सुने कि तुमको वर्तमान पढ़ना था जी, तुमको वर्तमान पढ़ना था, तुमने मात्र अतीत खंगाले। तुमको वर्तमान पढ़ना था, तुमने मात्र अतीत खंगाले। निंदा रस में डूब डूब कर प्रेम लिखे पन्ने धो डाले। निंदा रस में डूब डूब कर प्रेम लिखे पन्ने धो डाले। और तुमसे बस इतना सुनना था, मैं हूं ना चिंता मत करना। तुमसे बस इतना सुनना था, मैं हूं ना चिंता मत करना। और तुम्ही ने आगे बढ़कर फोड़ दिए सब गहरे छाले। और तुम्ही ने आगे बढ़कर फोड़ दिए सब गहरे छाले। मेरा लेखन थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा हटके होता है कि जो यथार्थ और जो आप देखती हैं उसके आसपास रहता है। कि राह मुश्किल है तो चलना मैं छोड़ दूं कैसे। राह मुश्किल है तो चलना मैं छोड़ दूं कैसे। और अपने रास्ते में कहीं और मोड़ दूं कैसे। अपने रास्ते में कहीं और मोड़ दूं कैसे। और वो मेरे सामने गैरों का होके रहता है, वो मेरे सामने गैरों का होके रहता है। आंख दुखती है जो अपनी तो फोड़ दूं कैसे। ये तो है, आंख दुखती है जो अपनी तो फोड़ दूं कैसे। और सुनिएगा कि कुछ नया और सुनाती हूँ कि रहती हूँ उलझी उलझी अनसुलझी बातों में, जैसे तैसे दिन कटता मुश्किल हो रातों में। कई बार होता है कि हम दिन तो कैसे भी काट लेते हैं, लेकिन जो हमारी उबन होती है, बेबसी होती है, वो बेचैनी वो एकांत में ज्यादा होती है। कि जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। दिन के दिन बेचैनी रहती, रात गुजरती उलझन में। और जीवन इतना कठिन नहीं था, जीवन इतना कठिन नहीं था जितना कठिन बना डाला है। जीवन इतना कठिन नहीं था जितना कठिन बना डाला है। और लोग इसे अमृत कहते हैं, हाथ भरा विष का प्याला है। इस दुनिया से रोना कैसा, नहीं कलेजा पाहन में। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। दिन के दिन बेचैनी रहती, रात गुजरती उलझन में। और नींद बड़ी प्यारी आती है, ये भी एक अपना निजी अनुभव है। नींद बहुत प्यारी आती है कि नींद बड़ी प्यारी आती है जब भी रोते जी भरकर। नींद बड़ी प्यारी आती है जब भी रोते जी भरकर। मन करता है सुबह न आती, आंख न खुलती अरसे भर। मन करता है सुबह न आती, आंख न खुलती अरसे भर। और काश कोई आकर लिख जाता, काश कोई आकर लिख जाता कुछ भी इस कोरेपन में। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। दिन के दिन बेचैनी रहती, रात गुजरती उलझन में। तो आपकी जो एक महिलाओं की अपनी एक मित्र मंडली होती है, उसमें एक कवयित्री के तौर पे आपको कैसे लेते हैं लोग? उसमें हम बड़े बिंदास होते हैं, तो हमारा स्वागत जोरदार होता है। हाँ, बिंदास ये कि हम जहाँ होते हैं वहाँ 100% होते हैं। हम मस्ती कर रहे हैं तो सिर्फ मस्ती करेंगे, हम घूमने गए तो केवल घूमेंगे,
नहीं तो वहाँ लोग कहते होंगे ना कि अब आप कविताएं सुनाइए। हाँ, हम कहते हैं हम कविता नहीं सुनाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों? हम कहते हैं हम केवल मस्ती मंच के पर लिए आए। सुनाते हैं। हाँ, हम कहते हैं भाई वैसे अभी हम फुटबॉल खेलने आए, अभी हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लोगों को पता चलता है मानसी जी कवियत्री हैं तो वो कहते हैं अच्छा 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ, कहते नहीं रहते हैं। उसमें एक दूसरे की खींचतान होती रहती है और बहुत अलग तरीके से बहुत जबरदस्त हंसी होती है। हमारी एक दो मतलब सहेलियां हैं, एक दो मित्र हैं जो जिनमें उम्र का बहुत फासला है। अच्छा। लेकिन मन के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। चांदनी पांडे दीदी हैं। अच्छा। हम लोग जब वो आती है तो हम लोग रात रात बात करते हैं, पूरी रात बैठ के बात करते हैं। या मेरा भतीजा है, भाई है, हम लोग इकट्ठा होते हैं तो पूरी रात बैठ के बात करेंगे। लेकिन उसमें तुकांत चलता है कि उन्होंने एक लाइन बोली तो उन्होंने एक लाइन बोली, फिर वो ऐसी ऐसी लाइनें आती हैं कि फिर वो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगता है। हर कोई उसमें कवि बना रहता है। तो हम बहुत मस्त मौला है, हम जहाँ होते हैं वहाँ होते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक जीवन शैली है कि जो जहाँ रहिए आप वहीं उसी माहौल में रहिए। हाँ। दुनिया का जो टेंशन है वो लाद के मत चलिए। हाँ, बहुत बहुत देर तक नहीं। बस एक लेकिन बहुत बड़ी कमी है कि हम बहुत इमोशनल हैं। संवेदनशीलता भी कई बार बहुत खलती है। कवियों का गुण है, साहित्यकारों का गुण है, लेकिन ये कई बार बड़ा अवगुण साबित होता है, बहुत दुख देता है। जो बहुत सेंटिमेंट्स वाले होते हैं वो जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि इमोशनल बहुत होते हैं। तो और जब जिंदगी में कई बार बहुत क्रूर हालात आ जाते हैं। हाँ, क्रूर हालात आते हैं और क्रूर व्यक्तित्व वाले लोग मिलते हैं, तब आप बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मज़ा तो तब आता है जब आपके इमोशंस सेंटिमेंट्स एक जैसे हों, तब अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक 4 पंक्तियां ऐसे सुनाती हूँ जो बहुत निरा स्वाभिमानी लोग हैं, उन्हें ये पसंद आएंगी। क्योंकि हमारा समाज जो है वो कई लोग हैं जो अभी भी बहुतायत संख्या में लोग हैं जो महिलाओं का स्वाभिमान कतई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होते। वो सुन ही नहीं सकते। बर्दाश्त करना तो बहुत गलत, पितृसत्ता वही। हाँ, बहुत दूर है बर्दाश्त करना। वो महिलाओं का स्वाभिमान शब्द ही नहीं बर्दाश्त करते। अरे ये कैसे, महिला का कौन सा स्वाभिमान हो गया? क्योंकि महिला तो उन्हें उपभोग की वस्तु लगती है, तो महिला का कौन सा स्वाभिमान। तो मैंने लिखा कि दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था। दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था। पर हाँ, मेरी हिम्मत का सामान कम नहीं था। दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था, पर हाँ, मेरी हिम्मत का सामान कम नहीं था। और हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते, हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते, बस स्वाभिमान जाता, आराम कम नहीं था। वाह। बस स्वाभिमान जाता, आराम कम नहीं था। लेकिन हमने आराम को नहीं चुना, हमने स्वाभिमान को चुना। हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते, बस स्वाभिमान जाता, आराम कम नहीं था। और मजबूरियों में मैंने सरगर कहीं झुकाया। कई बार होता है जिंदगी में जब हमको हालात से समझौता करना पड़ता है, वो रिश्ते हों या फिर कुछ पे, कि मजबूरियों में मैंने सरगर कहीं झुकाया। उसने भी पढ़ा मुझको, अभिमान कम नहीं था। स्वाभिमान रहा। और एक दौर वो भी आया, अपमान खूब झेला। एक दौर वो भी आया, अपमान खूब झेला, बस माँ की निगाहों में सम्मान कम नहीं था। माँ की निगाहों में ही सारा। हाँ, बस अपनी माँ जो है ना, वो अगर ऊर्जा से भर देती है तो पूरी दुनिया से डर नहीं लगता। और मेरी माँ वो है, मतलब बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, आदरणीय सूर्यवती दुबे, लेकिन बहुत शिक्षित ना होने के बावजूद उनके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हर मुश्किल में हमेशा ये कहा कि नहीं, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हारे साथ हर तरह से हूँ। एक बार मतलब संकट का समय था, मैं कुछ परेशान चल रही थी, तो उनके एक शब्द है, जब मैं कभी अकेले में बैठती तो बहुत याद आते हैं। वो कहती थी कि जो हमारे पास जो चीज़ें रखी हैं, हमारे जो गहने रखे हैं, तुम उनको लिए जाओ और बेच देना। हम घर में सबसे कहेंगे कि हम कहीं रख दिए हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब ये समर्पण माँ का, ये आत्मीयता। तो हम कहे अरे सब लोग पूछेंगे तो नहीं, हम कह देंगे कहीं रख दिए, अब याद ही नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढे, तुम लिए जाओ।
तो मतलब वो अभी भी कभी बैठते हैं अकेले जब माँ बेटी के अपने एक संबंध अलग है। वो देखो मतलब वो आत्मीयता, वो समर्पण, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मुश्किलों में कभी हारने को नहीं कहा। कहती थी नहीं सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर साथ हो। तो फिर हमेशा एक लाइन कहती थी, हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम। हम सब ठीक होगा, बजरंगबली सब ठीक करेंगे, हम अभी जाके पूजा कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो उनका जो बल था वो वाकई बहुत साथ देता था। तो दोस्तों ये मानसी जी थी जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। माँ के याद और उनका जो फुटनोट था कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, ये जीवन का एक सिद्धांत है कि कभी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुश्किल दौर कुछ भी आए। हम लोग मानसी जी के साथ फिर मिलेंगे। आज उनका गला ठीक नहीं है, इसलिए ढेर सारी कविताएं वो गा के नहीं सुना पाई। अगली बार हम गा के भी सुनेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया। और मानसी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत आभार।